गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11th की हिंदी के पार्ट 2 में भवानी प्रसाद मिश्र द्वारा रचित घर की याद के अगले छंदों का अध्ययन करेंगे। देखिए, आज हम इस पार्ट में चौथे छंद से उसके आगे के छंदों का अध्ययन करते हैं। आज का जो पहला छंद है और जो पाठ का चौथा छंद है, आइए हम यहाँ से प्रारंभ करते हैं। आज घर के घर में सब जुड़े हैं, सब के इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। देखिए, यहाँ आपको ये पता ही है कि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं और उन्होंने ये कल्पना की है, सोच रहे हैं जेल में ही कि हमारी बहन घर आई होगी, अपने मायके आई होगी, अर्थात अपने पिता के घर आई होगी और वह सभी भाइयों को देखी होगी, सबसे मिली होगी, लेकिन उसने मुझे वहाँ नहीं देखा होगा, इसलिए उसे कष्ट हुआ होगा। वह अपने पिता के घर को परिताप का घर समझ रही होगी। तो ये तो इसके पहले के छंद का था। तो यहाँ कवि को अपने भाई बहनों और उनके आपस के प्यार की याद आती है। उसी का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि घर के घर में सब जुड़े हैं, सब की इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहनें, भोजा भाई प्यार बहनें। कवि कहता है कि घर के घर में सब जुड़े हैं, अर्थात मेरे घर में सब जुड़े हैं, सभी भाई आपस में प्रेम के कारण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अर्थात उनमें गहरा लगाव और प्रेम है। सब के इतने कब जुड़े हैं, और ऐसा भाईचारा बहुत कम देखने को मिलता है, क्योंकि मेरे चार भाई हैं, ठीक ना, चार भाई चार बहनें, मेरे चार भाई हैं और चार बहनें भी हैं, भुजा भाई प्यार बहनें, और वे सबके सब भुजा के समान एक दूसरे का सहयोग करने वाले हैं। अर्थात जिस तरह से हमारी भुजाएं हमारा सहयोग करती हैं, उसी तरह से हम चारों भाई ये भुजा के समान एक दूसरे का सहयोग करते हैं, प्यार बहनें। और जो हमारी चारों बहनें हैं, वे चारों भी स्नेह की भंडार हैं, अर्थात वे भी हमारा प्यार है, ठीक ना। अर्थात हम भाई बहन एक दूसरे से प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो आइए इसका हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए, इसमें भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास दोनों अलंकारों का प्रयोग किया गया है। सब के कितने कब इतने कब जुड़े हैं, यहाँ से ये प्रश्नात्मक शैली का वर्णन है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के सहारे कविता को सुंदर बनाने का प्रयास किया गया है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। आइए अब हम पाठ का पांचवा छंद देखते हैं। और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। अब देखिए, यहाँ कवि को अपने माँ की भी याद आती है। वह अपनी माँ की स्मृति में दुखी हो जाता है, इसलिए वह कहता है कि और माँ बिन पढ़ी मेरी, और वह जो मेरी माँ है वह पढ़ी लिखी नहीं है, अर्थात वह अनपढ़ है। दुख में मेरी, दुख में गढ़ी मेरी, और वह मेरे वियोग के दुख में डूबी हुई होगी। अर्थात जिस माँ का बेटा जेल में बंद हो, वह माँ प्रसन्न कैसे रह सकती है। तो इसीलिए कवि कह रहा है कि वह मेरी जो माँ है वह मेरे वियोग के दुख में डूबी होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर, रख लिया तो दुख नहीं फिर। कवि कहता है कि वह मेरी माँ इतना ममतामयी है कि यदि मैं उसकी गोदी में एक बार सिर रख लेता हूँ तो फिर मुझे कोई भी दुख नहीं होता है, अर्थात मेरे पास कोई दुख नहीं आता है, मुझे किसी प्रकार का दुख महसूस नहीं होता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये चौथा छंद और पांचवा छंद भी आप लोगों की समझ में आ गया होगा। आइए अब हम आज का तीसरा
और पाठ का छठा छंद देखते हैं। अच्छा हाँ सॉरी, पाँचवें छंद की हम शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी वही सहज, सरल और प्रभावपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर माँ की गोद में सिर रखने के बिंब को साकार किया गया है, अर्थात दृश्य बिंब का प्रयोग किया गया है। और कवि ने निरक्षरता की समस्या को भी उभारा है। ठीक है, ये था इसका शिल्प सौंदर्य। अब हम छठा देखते हैं। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। फिर अपनी माँ की याद करते हुए कवि कह रहा है, मेरे माँ के स्नेह की धारा का, पसारा माने होता फैलाव या प्रसार। ठीक है, मेरे माँ की स्नेह की धारा का प्रसार यहाँ तक है। यहाँ तक माने वो जेल में बंद है तो जेल तक कह रहा है। कवि कहता है कि मेरे माँ की स्नेह की धारा का प्रसार इस जेल तक है, अर्थात जेल तक मुझे माँ के स्नेह की धारा का एहसास हो रहा है, अर्थात मैं अपनी माँ के ममता का स्पर्श अनुभव कर रहा हूँ। उसे लिखना नहीं आता। कवि कहता है कि मेरी माँ अनपढ़ है, इसीलिए वह लिख नहीं पाती है, अर्थात वह लिखना नहीं जानती है, जो कि उसका पत्र पाता। अगर वह लिखना जानती होती तो वह मुझे पत्र अवश्य लिखती और मैं जान पाता कि वह मेरे बिना कितना दुखी है। लेकिन मेरी माँ अनपढ़ है, इसलिए वह मेरे पास अपना पत्र भी नहीं भेज पा रही है। ठीक है, ये था इस छठे छंद का। आइए इसका शिल्प सौंदर्य देख लेते हैं। देखिए यहाँ भी मिश्र जी ने बहुत ही सरल शब्द पसारा, प्रसार की जगह पसारा का प्रयोग किया है, यानी सरल शब्दों का प्रयोग है। भाषा सरल, सहज और प्रवाहपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कविता को मनमोहक और गतिशील बनाने का प्रयास किया गया है। आइए अब हम सातवां छंद देखते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब देखिए, अब तक यहाँ कवि ने अपने भाइयों की याद की, बहनों की याद की, फिर माँ की याद की। अब कवि जो है वह अपने पिता की बहादुरी और उनकी दृढ़ता को याद करते हुए कह रहा है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, अर्थात पिताजी मेरे बूढ़े हो गए हैं परंतु उनके मन में कभी बुढ़ापा नहीं आया है, अर्थात उन्हें मन में कमजोरी छू तक नहीं गई है, क्योंकि आज भी उनके हृदय में युवकों जैसा उत्साह भरा हुआ है। फिर कहता है कि वे शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि अभी भी दौड़ जाएं, कि वे अभी भी दौड़ लगा सकते हैं। ठीक ना, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्याप, जो अभी भी दौड़ जाएं, यानी पिताजी अपने हमारे शारीरिक रूप से इतने स्वस्थ हैं कि वे अभी भी दौड़ लगा लेते हैं, जो अभी भी खिलखिलाएं, और वे इस उम्र में भी खिलखिलाकर हंसते हैं। कहने का मतलब है कि उनके मार्ग में कोई भी बाधा आ जाए तो वे उसको आसानी से, अर्थात उसका हंस करके मुकाबला कर लेते हैं। वे किसी प्रकार से भयभीत नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये थे आज के चार छंद और इन चारों छंदों की व्याख्या। आइए इसका शिल्प सौंदर्य हम सातवें छंद का देखते हैं। यहाँ भी छोटे छोटे वाक्यों के द्वारा कविता को मनमोहक बनाने का प्रयास किया गया है। वीर रस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं, यानी जीवन में कितनी भी बाधाएं, जीवन के रास्ते में कितनी भी बाधाएं आती हैं, लेकिन पिताजी हंसते हुए उन बाधाओं को आसानी से पार कर लेते हैं। सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण भाषा का प्रयोग किया गया है।
तो आइए अब हम इन छंदों पर आधारित 5 प्रश्न हैं, इन 5 प्रश्नों का अध्ययन करते हैं। आइए हम देखते हैं आज का 5वां प्रश्न। भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। अभी छंद में आपने देखा कि भुजा भाई प्यार बहने, इसका आशय यही है कि कवि जो है वो कह रहा है कि हम सभी भाई भुजाओं के समान एक दूसरे के सहयोगी हैं, अर्थात हम एक दूसरे की मदद भुजाओं के समान करते हैं। और जो हमारी बहनें हैं वह प्रेम की धारा के समान हैं, प्यार बहनें। ठीक है ना। तो उम्मीद है कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए इस प्रश्न में, क्योंकि यहाँ देखिए कवि ने कहा है 4 भाई 4 बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें, यानी हम चारों भाई जो हैं वो भुजाओं के समान है, अर्थात हम भुजाओं के समान एक दूसरे के सहयोगी हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। और जो हमारी बहनें हैं वे प्रेम की धारा हैं। ठीक। आइए अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। कवि की माता किस दुख में गड़ी होगी? कवि की माता किस दुख में गढ़ी होगी? अब देखिए यहाँ कवि ने कहा है कि दुख में गढ़ी मेरी, दुख में गढ़ी मेरी। यहाँ कवि जो है वह भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने के कारण जेल में बंद है। यद्यपि अपने बेटे के इस कर्म पर माँ को तो गर्व है, फिर भी वह स्नेह के कारण कवि के दुख में डूबी हुई है। तो कवि की माता किसके दुख में गढ़ी होगी, यानी डूबी हुई है? कवि की माता कवि के दुख में डूबी हुई है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी आया है गढ़ी मेरी, यानी मेरे दुख में डूबी हुई है, अर्थात कवि के दुख में डूबी हुई है। आइए अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। माँ के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। माँ का स्वभाव कैसा है? देखिए माँ का स्वभाव जो है वह ममतामयी है। वह अपने बच्चों के दुख को अपने ऊपर ले लेती है। वह अपनी ममता के आंचल से कवि को हर प्रकार का सुख प्रदान करती है। इसीलिए शायद कवि यह अनुभव कर रहा है कि मेरे माँ की ममता का स्पर्श यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है ना, जेल तक कवि अपनी माँ के ममता का अनुभव कर रहा है। ओके, उम्मीद करते हैं इस प्रश्न का उत्तर भी आपकी समझ में आ गया होगा। यदि इस चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं, जिससे वो भी इस वीडियो का पूरा लाभ ले सकें। आइए अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। कवि की माता भवानी को पत्र क्यों नहीं लिख पाती? सीधा सा है, कवि की माता अनपढ़ है, वह पढ़ी लिखी नहीं है, इस कारण वह चाहते हुए भी भवानी को पत्र नहीं लिख पाती है। ठीक। पांचवा प्रश्न और इस पार्ट का अंतिम। पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा सिद्ध कीजिए। यानी पिताजी को बुढ़ापा नहीं व्यापा है, इस बात को आपको सिद्ध करना है। तो आपने पढ़ा है इसको कि यहाँ देखिए एक बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। ठीक है ना। यहाँ कवि देखिए कह रहा है कि पिताजी यद्यपि वृद्ध हैं लेकिन उनमें निराशा और उदासी की कोई भावना नहीं है। जबकि बुढ़ापे में लोग निराशा और उदासी से युक्त हो जाते हैं, लेकिन कहता है कि मेरे पिताजी ऐसे नहीं हैं, वह इसके विपरीत हैं, क्योंकि उनमें अभी भी नवयुवकों के समान साहस है और उनके अंदर उत्साह भरा हुआ है। वो अभी भी दौड़ लगाते हैं और परेशानियों में घबराते नहीं हैं, बल्कि खिलखिलाकर हंसते हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि उन्हें बुढ़ापा नहीं व्यापा है। ठीक है, तो इसका भी उत्तर आपकी समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहें और देख करके इसका फिर कॉपी में नोट्स बनाते रहें। वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, पूरा
पाठ समझने के लिए। बस इस पार्ट में इतना ही। इसके आगे हम अगले पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। थैंक यू।